जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है, एवं संविधान के भाग। संविधान की अनुसूचियों की बात की जाए तो जो मूल संविधान था उसमें मात्र 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन संविधान संशोधन करते करते वर्तमान में यह 12 हो गई हैं, ठीक है। तो अभी तक टोटल 4 बार अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जो कि पहली बार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें भूमि संबंधी कानूनों को रखा गया है। दूसरा जोड़ा गया था 1985 में 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसमें दल बदन कानून रखा गया है। उसके बाद में आती है 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। उसके बाद में आता है 12वीं अनुसूची, जिसमें जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका का प्रावधान है, ठीक है। तो एक करके सभी अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची, इसमें जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी है तो यूपी का जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, उसका नाम, उस सब कुछ इससे संबंधित जो भी है वो अनुसूची प्रथम में पाएंगे। उसके बाद में आती है अनुसूची 2 या सेकंड शेड्यूल, जिसमें क्या है, जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियत अधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। क्या क्या है? वेतन, भत्ते, प्रलब्धियां और विशेषाधिकार। अब ये कौन कौन से अधिकारी हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहले हैं भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल। दूसरे, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, सब में तो है नहीं, जहां भी है वहां के सभापति एवं उपसभापति। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है इनसे संबंधित जो उनके वेतन, भत्ते, इन सब का उल्लेख है वह अनुसूची 2 में है। उसके बाद में आती है अनुसूची 3, जिसमें क्या है, जो विभिन्न उम्मीदवार हैं इनके शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। शपथ एवं प्रतिज्ञान, अब कौन कौन शामिल है इसमें, तो जो एमपी एमएलए जो मेंबर है, उम्मीदवार है वो। उसके बाद में पहले संसद एवं विधानमंडल के उम्मीदवार, तो संसद विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। इन दोनों का जो शपथ है वह अनुसूची 3 में है। और तीसरे हैं संघ एवं राज्यों के मंत्री, ये जो भी शपथ लेते हैं उसका उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। उसके बाद में आते हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनके शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, ये भी तीसरे में है। और 5वें आते हैं सीएजी, जो ये शपथ लेते हैं उसका उल्लेख कहाँ है, वो भी अनुसूची 3 में ही है, ठीक है। तो कि अनुसूची 3 जो शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित थी। इसके बाद में आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है, तो इसमें जो है विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी इस बात का उल्लेख है। जैसे यूपी में बात की जाए, यूपी में टोटल 31 सीटें हैं और बिहार में 16 सीटें। इसी प्रकार एमपी में, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें होंगी इस बात का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 4 में है, ठीक है। और बाद में आती है अनुसूची 4 के बाद में अनुसूची 5 एवं 6, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, इन 4 स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट हैं उनमें जनजातीय क्षेत्रों में कैसे प्रशासन चलेगा इस बात का उल्लेख है, ठीक है। जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कैसे प्रशासन चलेगा इस बात का उल्लेख अनुसूची 6 में है, ठीक है। तो अनुसूची 5 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है। अब ऐसे विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या था, तो जनजातीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति है, उनके भूमि अधिकार है, इनकी रक्षा करना, ठीक है। तो वर्तमान में देखते हैं अनुसूची 5 में कितने राज्य हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कुल मिला के 10 राज्य हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, ठीक है। अब बात की जाए कि कौन अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है, ठीक है। तो घोषित करने की बात की जाए, घोषणा करने की बात की जाए तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि किसी भी जिला या तहसील को
अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, उसकी सीमा समाप्त कर सकते हैं और सीमा घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेट है इसमें एक काउंसिल का प्रावधान रहता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें क्या होता है, टोटल 20 सदस्य होते हैं जो कि राज्य विधानसभा के जनजातीय प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, 20 सदस्य होते हैं, 20 में से 3/4 जो है राज्य विधानसभा के जनजातीय प्रतिनिधि होते हैं। काम क्या करते हैं, जो आदिवासी हैं उनके कल्याण एवं उन्नति के लिए राज्यपाल को सलाह देती है, और यह एक सलाहकारी परिषद ना कि बाध्यकारी, इसकी सलाह राज्यपाल हेतु बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अनुसूची 5, जिसमें उन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों जनजातीय क्षेत्रों में कैसे प्रशासन चलेगा इस बात का उल्लेख है। उसके बाद में देखते हैं इन क्षेत्रों में राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक है, कि कोई अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल है और जो संसद है इसके द्वारा कोई कानून पारित हुआ है, अगर लेकिन अगर राज्यपाल को लगता है कि इससे जो वहाँ के जनजातीय लोग हैं उनके अधिकार कम होते हैं या उनके अधिकार को क्षति पहुँचती है, तो इस आधार पर वह उसे लागू करने से मना कर सकते हैं। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को इस आधार पर लागू करने से मना कर सकते हैं कि वह आदिवासियों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अनुसूची 6, जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में कैसे प्रशासन चलेगा इस बात का उल्लेख है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र तो ये भी है, जनजातीय क्षेत्र वो भी थे, लेकिन इनमें और उनमें थोड़ा अंतर है। देखते हैं इसमें क्या, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, अब देखिए जो काउंसिल है इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो स्वायत्त जिला परिषद है इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 की वोटिंग होती है और 4 जो है राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं इनके अधिकार क्या है, स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं इन क्षेत्रों में, इनके अधिकार क्या होते हैं। तो वह जो है विधायिकार के रूप में देखते हैं कि वह कानून बना सकती है वहाँ की भूमि से संबंधित और अन्य से संबंधित। दूसरा जो है कार्यकारी अधिकार होता है उनको लागू करना, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार भी उन्हें होता है तथा कुछ हद तक उन्हें कर लगाने का भी अधिकार है। जो काउंसिल्स होती हैं उन्हें कानून बनाना, कार्यकारी अधिकार लागू करना, उसके बाद में सांस्कृतिक संरक्षण कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, टोटल जो है 4 राज्यों में कुल मिलाकर 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जिसमें से अगर बात की जाए असम में तो असम में 3 है, मेघालय में भी 3 है, मिजोरम में 3 है, जबकि त्रिपुरा में मात्र 1 है। असम में कौन कौन से हैं, बोडो स्वायत्त जिला परिषद, दीमा स्वायत्त जिला परिषद, काबी स्वायत्त जिला परिषद, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया स्वायत्त जिला परिषद। उसके बाद में आता है मिजोरम में चकमा, लाई, मारा स्वायत्त जिला परिषद, त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, बात की जाए टोटल 30 सदस्य, 26 का वोटिंग होगा और 4 जो है गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या है कि जो स्टेट है और सेंटर है इसके बीच में जो पावर है उसका जो डिवीजन है वो किया गया, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन वो कुल मिलाकर 3 अनुसूचियों द्वारा किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आएंगे, अगर इन विषयों पर कानून बनाना होगा तो केंद्र बनाएगी। दूसरा राज्य सूची में कुछ विषय रखे गए हैं, अगर उस पर कानून बनाना होगा तो राज्य बनाएगी। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें संघ एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अनुसूची 8। इसमें क्या है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं, लेकिन जब प्रारंभ में थी कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी होंगी, 22। तो 22 हुई कैसी हैं, संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं कौन कौन सा। पहली बार जो भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 में सिंधी को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में। उसके बाद में होता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। आप एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं, नमक में ना से आप नेपाली, माँ से आप मणिपुरी और का से आप कोंकण को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम दोनों को ऐड कर दें 21 और 71 कितना होगा, 92। ठीक है,
तो 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में 4 लैंग्वेज जोड़ा गया। पहला मणिपुरी, संथाली, बोडो और डोंगर। इसका भी एक ट्रिक है कि आप कह सकते हैं कि मैं संथाल तू बोडो, मैं संथाल तू बोडो, जहाँ मैं से मैथिली, संथाल से संथाली, उसके बाद में बोडो में बो से बोडो, डो से डोंगर। ठीक है, मैं संथाली तू डोंगर। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। कुल 22 भाषाएं हो गई। उसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें यह प्रावधान था कि यदि किसी भी कानून को, ठीक है, भूमि सुधार संबंधी किसी भी कानून को अगर संविधान की अनुच्छेद 31B के तहत जोड़ दिया जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, अब आगे चल के इसके ऊपर एक केस हुआ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कोहेलो केस 2007, इसमें यह क्या गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं उन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, पहले क्या था कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन ये डेट है 24 अप्रैल 1973। इस दिन 2 चीजें हुई थी। ठीक है, पहला जो क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर थे उनका जन्म, दूसरा केशवानंद भारती केस का निर्णय। ठीक है, तो जो भी कानून, जो भी भूमि सुधार संबंधी कानून 24 अप्रैल 1900 पहले के अगर जोड़े गए हैं तो उसे चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अगर इसके बाद में अगर कोई कानून जोड़ा गया है, अगर वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे जो है चुनौती दी जा सकती है। यदि वह मूल संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसकी न्याय समीक्षा भी की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, आप इस केस को लिख लीजिए, जो है कहलो केस 2007। उसके बाद में आता है 10वीं अनुसूची। तो 1980-90 दशक में होता क्या था ना कि जो MP MLA थे उनको पार्टी बदलना बहुत आसान था। आज कोई इस पार्टी में तो आज कोई उस पार्टी में, इन सब को चलते लाया गया दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था, जिसमें संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा बार बार दल बदलने पर रोक लगाया गया था। आप जब पढ़ेंगे तो ये आगे चल के पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ पर आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो एक को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और दूसरे को 74वें द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर स्वशासन कैसे चलेगा और जो शहरी क्षेत्र में स्वशासन कैसे चलेगा उसका 12वीं अनुसूची में उल्लेख है। इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान द्वारा। इसमें जो है टोटल 29 विषय हैं, इसमें जो है 18 विषय का उल्लेख है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं संविधान के सभी भाग। ठीक है, तो कुल मिलाकर संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। इसे बारी बारी करके देख लेते हैं। ठीक है, आप इसे कहीं अपने टेबल ऊपर लिख के रख लीजिए। पहला है भाग 1, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे में मूल अधिकारों का वर्णन है, चौथे में DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 की बात की जाए तो भाग 5 में संघ का उल्लेख। संघ में क्या क्या आएंगे? संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, न्यायपालिका और CAG। ठीक है, उसके बाद में आते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। ठीक है, वहाँ संघ था 5 में और 6 में राज्य। इसमें क्या है? राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 153 से 67, 168 212, 212 से 200, 214 से 232। ठीक है, ये हो गया राज्य। उसके बाद में आते हैं भाग 7। भाग 7 को जो मतलब वर्तमान में नहीं है, इसे जो है 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसे छोड़ भी सकते हैं, ये है भी नहीं। देखते हैं भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों, यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है। ठीक है, इनमें प्रशासन आदि का उल्लेख है। उसके बाद में आता है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। उसके बाद में आते हैं भाग 9 का या जो है पार्ट 9A, इसमें क्या है? नगर पालिका, शहरी स्वशासन का उल्लेख है। उसके बाद में आता है भाग
9B जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। उसके बाद में आते हैं भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख। उसके बाद में आते हैं केंद्र राज्य संबंध। अब देखेंगे भाग 12 में केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख है और प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। उसके बाद में भाग 12 में बात की जाए तो वित्तीय संबंधों का उल्लेख है केंद्र राज्य के मध्य। उसके बाद में भाग 13 में भारत क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। ठीक है, अगर भाग 14 की बात की जाए तो जिस चीज की आप तैयारी करते हैं उसी का उल्लेख है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं IAS, IPS, PCS आदि का उल्लेख अनुच्छेद 308 से 323 तक। उसके बाद में बात है भाग 15 जो कि है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 339 तक। उसके बाद में आते हैं भाग 16 कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, उसके बाद में आता है भाग 17 राज्य भाषा। ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन भाग 18 इमरजेंसी का प्रोविजन है तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भाग 19 भाग 20 ये भी इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध। और जो भाग 22 है उसमें लिखा है संविधान के संक्षिप्त नाम, लागू होने की तारीख, हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ वो, पुराने कानून निरस्त करना आदि का उल्लेख है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की बात की जाए तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो एक है इसमें भाग 20, भाग 18, उसके बाद में 16, 15, 14 हो गया। उसके बाद में ये भी आप एक साथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद में यहाँ तो ये सब इम्पोर्टेंट ही है, ये हो गया। अब ये जो स्टार्टिंग की तो सब इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।